बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब, नया हफ्ता है और नए शो के साथ एक बार फिर आपके सामने मौजूद हैं और इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जनाब, वीकेंड तो आपका बहुत ही अच्छा गुजरा होगा क्योंकि कल के रोज़ भी बड़ा अच्छा मौसम था और बारिश हो रही थी, लेकिन रह रहकर वहाँ ऑनेस्टली मुझे याद आ रही थी उन सैलाब ज़दगान की जो कि बेचारे कैंपों के अंदर मुकीम हैं और बारिश के बाद वहाँ पर उनकी मुश्किलात जो हैं वो दुगनी हो जाएंगी। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी माहम जाहिर जी। बिल्कुल, और वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और दुआ है कि जी आप सब हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर समेत जी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और लाहौर का मौसम भी खुशगवार हो चुका है। मगर महकमा मौसमियात ने एक और वार्निंग जारी कर दिया कि पंजाब में जी 9 सितंबर और सिंध में 11 सितंबर तक शदीद बारिशों का इम्कान है और बड़े शहरों में उज़ैर बताया जा रहा है कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। ऐसे में भारत की आबी जारियत का सिलसिला भी जारी है और सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी रेले तबाही मचा रहे हैं और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता सिंध की जानिब बढ़ रहा है। पंजाब में अब तक 41 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। बारिशों से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां अता फरमाए। आमीन आमीन। और इसके साथ साथ जी प्रोग्राम में हम सियासी सूरत हाल पर भी बात करते हैं। सियासी महाज पर गैर यकीनी की कैफियत कब ख़त्म होगी, इस पर भी खुसूसी तज्जिया करेंगे। और एज़ यूजुअल सेहत के हवाले से तो हम गुफ्तगू करते ही हैं। ख़ास तौर पर मुल्क में हम देख रहे हैं कि जिगर के अमराज हैं वो बढ़ रहे हैं, उनकी वजह क्या है, नेचुरोपैथी में इसका इलाज क्या होता है, इस हवाले से भी हमारे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होंगे, उनसे भी इलाज जानेंगे कि क्या मसले का हल हो सकता है। 1965 की जंग में पाकिस्तान नेवी की शानदार और गैर मामूली कामयाबियों पर आज मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। हम भी अपने प्रोग्राम में पाक बहरिया की लाजवाल कुर्बानियों और बहादुरी को सलाम पेश करेंगे। उसके अलावा जानेंगे कि इस हफ्ते सितारे क्या कहते हैं और टैरो कार्ड्स में क्या इशारे मिल रहे हैं। इस पर मारूफ टैरो कार्ड रीडर हमें ज्वाइन करेंगे। और इसके साथ साथ नाजरीन, आज शरह ख्वानदगी का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये तादाद कम कैसे हो सकती है, इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी जी सोशल मीडिया की कि आज सोशल मीडिया पर कौन सी स्टोरी टॉप ट्रेंड रही और दुनिया भर में हर लम्हे नए ट्रेंड आ रहे हैं, वो क्या है, मगरिब में, मिडल ईस्ट में और साउथ एशिया में किस मौजू पर बात हो रही है, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और अगर मसरूफियत के बायस प्रोग्राम का कोई हिस्सा सेगमेंट आपसे मिस हो जाए तो जनाब उसके लिए भी सहूलत मौजूद है। सुनो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पर हमारा हर सेगमेंट मौजूद होता है। आप जब चाहें जितना चाहें अपना पसंदीदा सेगमेंट वहां जाकर दोबारा देख सकते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। हम बताइए। जी बिल्कुल, जानते हैं मौसम की सूरत हाल। मॉनसून का 10वां स्पेल जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। इस दौरान हैदराबाद और कराची के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा है, जबकि पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में मज़ीद बारिशों से सूरत हाल खराब हो सकती है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। गिलगित में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। अब रुख करते हैं स्कर्दू का, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 19 और कम से कम 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अब आपको लिए चलते हैं आजाद कश्मीर, जहां पर अक्सर इलाके बादलों की लपेट में है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पारा 28 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जो है वो 24 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई की है।
और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। तो बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फूलों के शहर पेशावर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की अगर हम बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा हम टेम्परेचर देख रहे हैं 30 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोहिस्तान, दीर, चित्राल, कुर्रम, पेशावर, खैबर, बजोड़, मोहम्मद, करक, वजीरिस्तान और अक्सई में बारिश का इम्कान है। और नाज़रीन, अब नजर डालते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर। यहाँ पर बेशतर अजला में मतला जो है वो जुज़वी अब्र आलूद है। और बागों के शहर अगर हम लाहौर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 31 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। अब आपको लिए चलेंगे शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद। आज जो है 55% बारिश का इम्कान है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है 31 और कम से कम 24 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। औलिया के शहर मुल्तान लिए चलते हैं आपको। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जो है 35 और कम से कम 25 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरक़ी और जनूबी पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़े सूबे लिए चलते हैं आपको बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं कि बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और फलों के शहर कोयटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 और कम से कम 17 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कलात, सिब्बी, कोहलू, लोरालाई, बारखान, मूसाखिल, लसबेला, खुजदार, योब और गिरदरवाह में बारिश का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करते हैं सूबा सिंध का मौसम। यहाँ पर सूबे भर में 11 सितंबर तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है और बेशतर अजला में गहरे बादल छाए रहेंगे। शहर इक़्तिदार कराची की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 26 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 29 और कम से कम 26 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध भर में बारिशों की पेशगोई की है। तो पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा रेला सिंध की जानिब रमा दवा है। पीडीएमए के मुताबिक हेड पंजनत पर पानी की सतह अगले 24 घंटों में 6.5 लाख क्यूसी तक पहुंचने का इम्कान है। और सिंध हुकूमत की जानिब से मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ताहम बड़े सैलाबी रेले से पहले ही सिंध में सैलाबी पानी से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि महकमा आपाशी सिंध के मुताबिक गुड्डू बैराज पर पानी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। और गुड्डू बैराज में भी कच्चे के कई देहातों में पानी दाखिल हो गया है। 61,000 अफराद और 2.5 लाख मवेशियों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि कोटरी बैराज के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कश्मोर के मुतादिद बंद को हसास करार दे दिया गया है। वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर के मुताबिक ठट्ठा सजावल में पाकिस्तान नेवी की जानिब से शाह बंदर में रेस्क्यू और मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए हैं। और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जारी हैं। इसी सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डीजी पीडीएमए सिंध सैयद सलमान शाह साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है क्या पीडीएमए की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि सैलाबी रेला जो है वो बताया जा रहा है कि खासा संगीन है सिंध के अंदर। तैयारियां तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस वक्त है कि वो तो एक प्रिएम्प्टिव तौर पे जो हमने प्लानिंग की है कि लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा तो उनको कहाँ लिया जाएगा। और इवैक्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह भी हो गई है। अभी सुबह तक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1,34,000 लोगों को ओवरऑल सिंध में से इवैक्यूएट कर दिया गया है कच्चे के इलाके से। दूसरी जो बात है वो है मॉनिटरिंग। अभी 24 घंटे की मॉनिटरिंग चल रही है। कल तक हम इसको 3 आवर्ली देख रहे थे, अभी हमने 1 आवर्ली मॉनिटरिंग और अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। अभी जैसे सुबह को पंजनत पे कल इनिशियली बहाव में बहुत तेजी थी और घंटे में के हिसाब से 10-12 हज़ार क्यूसिक बढ़ रहा था, लेकिन रात को इसकी स्पीड थोड़ी कम हुई है और अभी 6,09,000 के करीब था जो लास्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है। तो इसी तरीके से गुड्डू पे भी जो है पानी बढ़ना शुरू हुआ है। तो हमारी मॉनिटरिंग भी जारी है और बाकी प्रिएम्प्टिव एक्शन जो ऑलरेडी लिए हुए हैं कि
इरिगेशन का महकमा SOPs के तहत वो वहाँ पे मौजूद है। वज़रा अपनी अपनी फील्ड में उसको मॉनिटर कर रहे हैं और जो है जी। अच्छा सलमान साहब, जैसे कि आप बता भी रहे हैं कि मॉनिटर भी किया जा रहा है, इंतजामात भी पूरे हैं, हम देख रहे हैं कि बारिशें भी हुई हैं। अब अगर कोहे सुलेमान और कीर्थ रेंज में मजीद बारिशें हो जाती हैं तो फिर सिंध में क्या सूरत हाल होती है और सिंध में किस हद तक हम देख रहे हैं कि सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है और उसके खदशे में क्या इंतजामात हो सकते हैं? खदशे के पेश नज़र रखते हुए हुकूमत सिंध ने यही डिसाइड किया था कि क्योंकि पंजनत के बाद कोहे सुलेमान रेंज का सर्टन नहीं होता है, उसके दो तरीके होते हैं मॉनिटर करने के। एक सेटेलाइट इमेजरी से देखा जाता है कि इस वक्त क्या वहाँ पे बारिश होने की उम्मीद है और उसके भी नालों को मॉनिटर किया जाता है। नालों को मॉनिटर कर रहे हैं, सुबह को 6 बजे तक तो वहाँ पे नॉर्मल बहाव था, तो वो पानी एड ऑन होता है पंजनत के बाद पहले इधर जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम कर सकता है। अभी जैसे हमारी एस्टीमेट है कि 7 से 8 के दरमियान होगा, तो उस सेक्टर को भी अगर हम एड ऑन करें तो फिर भी ये 9 लाख या 9 लाख से ऊपर जा सकता है। लेकिन बहरहाल हमने अपनी तैयारी 9 लाख से ऊपर की हुई है। अल्लाह करे इतना ना आए, लेकिन ये कि तैयारी हमारे एंड से किसी किस्म की कमी ना हो। अच्छा सलमान साहब, यही आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि 9 लाख तक की तैयारी है, और ये बताइएगा कि कितने लाख क्यूसिक तक का रेला जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है और तमाम तर तैयारियां किस तरह से तरतीब दी गई हैं? आप बता रहे हैं कि 9 लाख तक भी अगर हो तो वो मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल, खुदा न खास। मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा और आपके तवज्जुह से आवाम को भी, ये हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। घरों को आइडेंटिफाई जो हमने किया है वो किया है प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 1 घर वो हैं या गांव वो हैं जो कि 5 लाख तक के भी पानी में इनंडेट हो जाते हैं, यानी कि उनका रास्ता मुनक़ता हो जाता है। फिर 5 से 7 लाख में दूसरे घर हैं आइडेंटिफाइड, वो भी जो है ना हमने मार्क करके सबको बताया हुआ है। इवन के वहाँ की कम्युनिटीज को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरीके से खबरदार कर रही है। और 7 से 9 लाख में जो है तो डिफरेंट कैटेगरीज की तैयारी है। जिस कैटेगरी के हिसाब से पानी आना शुरू हो रहा है हम उसी हिसाब से उसको इवैक्यूएशन प्लान्ड वे में कर रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे रिलीफ कैंप जो आइडेंटिफाइड है क्लोज तरीन, वो भी पता है कि किससे कौन सा है। लेकिन जैसे आपको पता है कच्चे के कल्चर के लोग, कल्चर का ये कल्चर है कि उन्होंने अपना ऑल्टरनेट अरेंजमेंट खुद किया होता है, तो वो अपना वहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में। तो अभी तक हमारे रिलीफ कैंप में कोई भी बंदा नहीं आया, लेकिन बहरहाल हमारा फर्ज है, हुकूमत का फर्ज है कि हम सहूलियात मुहैया करें, चाहे कितने भी लोग आए। तो उसी लिए हमने टोटल जो कच्चे के इलाके में 948 साइट्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं, और जहाँ पे जिसमें से 554 पे हमने अरेंजमेंट्स जो है वो काफी हद तक मुकम्मल किए हैं, और 84 के करीब रिलीफ कैंप्स हैं जो कि बिल्कुल अगर फर्स्ट ब्लंट को फेस करने के लिए हर जिले में 2-2, 4-4 इस तरीके से जो है वो तैयार हैं, डिपेंडिंग अपॉन की पॉपुलेशन कितनी है। अब पहले जैसे वो बढ़ते जाएंगे तो पिछले जो 524, 528 हमने तैयार किए उनमें से हम अकॉर्डिंगली उनको लेते जाएंगे और उधर जो है अपने इंतजाम को हतमी शक्ल देते जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। बता रहे थे कि अभी तक रिलीफ कैंप्स में लोग नहीं आए, लेकिन इंतजामिया मुतहरिक है, हमारी जानिब से जो हमारा फ़र्ज़ है वो पूरा किया जा रहा है। तमाम तर सहूलियात वहाँ पर कैंप्स में प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग जब खुदा न खास्ता इस तरह की सैलाबी सूरत हाल बने कैंप्स की तरफ रुख करें तो हमारी तैयारी पूरी हो, लोगों को तमाम सहूलियात मिल सके। किसी किस्म बात की करके ये भी तसल्ली हुई है कि एटलीस्ट सिंध में इंतजामात मुकम्मल हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि थोड़ा सा भी पानी आता है तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है, और अगर सैलाबी सूरत हाल हुई तो तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं किसी भी खतरे से निमटने के लिए। तो ये एक खुशाइंद बात है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में, और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की सियासत की। तो इस वक्त मुल्क जो है वो कुदरती आफत की जद में है, कहीं बारिशें हो रही हैं, कहीं क्लाउड बर्स्ट की तबाही हम देख रहे हैं, और कहीं तारीख के बदतरीन सैलाबी रैलों ने आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। और अब तक बारिशों और सैलाब से तकरीबन 900 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 41 लाख अफराद मुतासिर और बेघर हो चुके हैं, खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। चाहिए तो ये था कि इस मुश्किल वक्त के अंदर तमाम सियासी जमातें अपने इख्तलाफात भुलाकर आवाम की मदद करती, मगर सियासी जमातें अपने ज़ाती मफादात पर सियासत करती नजर आती हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कशीदगी बरकरार है और कोई भी ब्रेकडाउन देखने में नहीं आ रहा, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई के लिए भी बहुत कोशां है। सारी तवज्जो और तवानाई जो है इस वक्त इसी पर खर्च की जा रही है, और सितंबर में एक बार फिर जी बड़े जलसे करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो अली अमीन गंडापुर ने
एक वीडियो पैगाम जारी किया और उन्होंने कहा कि जी इस महीने पेशावर में जलसा करने का ऐलान कर रहे हैं और तमाम कारकुनों को तैयार रहने की भी उन्होंने हिदायत कर दी है। उधर पीटीआई की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में हम देख रहे हैं कि मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ बड़ा फैसला आ गया। इन अरकान पर पार्टी से संगीन गद्दारी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोटिंग करने का इल्जाम लगाया गया। और असेंबली की पूरी होने से 2 माह पहले वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान समेत कुल 13 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया गया है। जीबी असेंबली की मुद्दत 26 नवंबर को पूरी होने जा रही है और इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया पीटीआई के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मेमन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, पीटीआई ने वजीर आला समेत जीबी के 13 मुनहरिफ अरकान को पार्टी से फारिग कर दिया। अब जबकि असेंबली में मुद्दत तकरीबन 2 माह बाकी है, इस फैसले से पीटीआई को क्या फायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है। अभी बात हो रही थी कि कुदरती आफत मुल्क में बहुत आई है, लेकिन जो सबसे बड़ी आफत पिछले 4-5 सालों में आई है वो मैन मेड डिजास्टर है, इंसान की बनाया हुआ की आफत है, और वो है पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन मूवमेंट, दूसरे लफ्जों में पीडीएम, जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। और उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं आपको सिंपल बता दूंगा। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल को हम अगर एक तरफ रख लें, 2018 से लेके 2022 तक का, और उसके पीछे 13 साल निकाल लें 2008 से लेके 2025 तक, इन 13 सालों में जितनी ग्रोथ इन सब ने मिलके की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन 3 सालों में एक्सपोर्ट ग्रोथ उससे ज्यादा हुई है। अब इसका फायदा क्या होगा? ये जो डिसीजन लिया, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन किस्म के वर्कर्स को बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं करती जो कि फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं किसी भी वजह से। अगर फर्ज करें, अगर आप कमजोर हैं तो इमरान खान कहता है कि आप साइड पर हो जाएं, उन लोगों को आने दें जो आपसे ज्यादा, जिनकी जो एक किस्म की कुव्वत बर्दाश्त होती है वो आपसे ज्यादा हो। क्यों? इस मुल्क को चलाने के लिए कमजोर लोगों की या ऐसे लोग जिनके नसाब कमजोर हों वो जरूरत नहीं है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो अपनी आइडियोलॉजी पे खड़े रहें। ये वो चीजें हैं, लेकिन सर आइडियोलॉजी पर खड़े तो नजर आ ही नहीं रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पीटीआई तो इख्तिलाफात का शिकार है, उधर से केपी वज़ीर आला पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दे देते हैं, काला बाग डैम बनाने की तामीर के हवाले से बात हो तो वो बयान सामने आते हैं जिससे पार्टी जो है वो इनकार कर देती है। तो बयानात तो मिल ही नहीं रहे पार्टी में। अगर हम देखें क़यादत के साथ इनके, तो कोई इनके खिलाफ क्यों नहीं फिर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाता जैसे जीबी वज़ीर आला के खिलाफ लिया गया? देखें, 2 चीजें हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड 2 थिंग्स। नंबर 1, मेरा एक मौक़िफ़ है, जो मेरा पर्सनल मौक़िफ़ है वो पार्टी के मौक़िफ़ के खिलाफ है। ये मैं पार्टी के मुख्तलिफ चीज़ों में भी रख सकता हूँ, ये मैं वैसे भी बयान कर सकता हूँ कि आई थिंक कि मैं खुद उन लोगों में से हूँ जो समझता हूँ कि डैम्स इंक्लूडिंग काला बाग डैम को होना चाहिए, और आई कैन गिव सम आर्ग्यूमेंट टुवर्ड्स दैट। ये एक चीज़ है, ये इख्तिलाफात है या ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। दूसरी चीज़ होती है कि जहाँ पे मैं पार्टी पॉलिसी को छोड़ दे, मैं पार्टी के खिलाफ किसी और के साथ मिल के हुकूमत बना रहा हूँ या उनके साथ मिल के कोई चीज कर रहा हूँ या उनके साथ मिल के वोटिंग डाल रहा हूँ, दैट इज अ सेपरेट थिंग। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करके इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं तो फिर आई एम सॉरी, आई वुड फर्क इतना है कि आपने इसमें ये ऐड कर दिया, क्लैरिटी आ गई कि ये मेरी जाती राय है जो कि उधर नहीं था। अच्छा सर, अब आ जाते हैं कि सितंबर में बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। सर ये बताइएगा इस हवाले से कि क्या केपी के अंदर ही किया जाएगा या फिर पंजाब के अंदर भी आकर किया जा सकता है, और क्या इस हवाले से स्ट्रेटजी तैयार की गई है? जुनैद अकबर जिम्मेदारियां संभालेंगे या फिर कोई और जो है इसके इंतजाम तश्कील देगा? देखिए, ये जो होते हैं ना, ये माइनर डिटेल्स, ये तो बाद में थ्रैश आउट किया जाता है। मेरा ये ख्याल है, शायद मोस्ट प्रॉब्ली, अब मुझे इसका इल्म नहीं है क्योंकि मैं किसी ना कोर कमेटी में हूँ या ना पार्लियामेंट्री कमेटी में हूँ, कि पंजाब में
इस सैलाब की सूरत में कुछ किया जाएगा। मेरे ख्याल में उसके लिए थोड़ा सा अगर करना है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जरा हालात बेहतर हो जाए, क्योंकि वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस वक्त मुल्क जो है ना बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पे मतलब आप सोच लें, एक तरफ हमारे यहाँ पे पैसों की कमी है, लोगों को रिलीफ देने की कमी है, दूसरी तरफ हमने दो काम ऐसे कर रहे हैं कि मैं जो चीज दे रहा हूं, अगर मैं एक टॉफी भी दे रहा हूं उसके ऊपर भी मैं अपनी तस्वीर लगा के दे रहा हूं, और उस तस्वीर पे 5 रुपए 2 रुपए 8 आने कुछ ना कुछ तो लगेंगे ना भाई, क्यों लगा रहे हो इतना। नंबर 2, आपने देखा कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त नुकसान किया अपना 2022 का जो सैलाब आया था उसके बाद जो प्लेजेस किए थे कोई $11 बिलियन, उनमें से तकरीबन $7.5 बिलियन वो थे कि जो रिलीज तब होने थे जब हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट देते दुनिया को कि यार ये सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और हम ये सैलाब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो बात की जा रही है, लेकिन पीटीआई की अभी तक स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है। इस्तीफे दे दिए कमेटियों से, फिर दूसरा हम ये देख रहे हैं कि कोई अभी तक इनकी हिकमत अमली वाज़े नहीं है। पहले भी जलसे किए गए थे जो नाकाम रहे, अब फिर जलसा करने जा रहे हैं। रिहाई के हवाले से बात की जा रही है बानी पीटीआई के, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? खुद पीटीआई बिखरी हुई है तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीआई बिखरी नहीं हुई है। एक चीज, पीटीआई बिल्कुल एक ही जगह पे, आप देखेंगे हर जगह पे वो एक साथ है। नंबर 1 एक ही। नंबर 2 देखिए, आप किसी चीज के कि भाई वो जलसे वो नाकाम हो गए, आई डू नॉट नो आपका जलसा नाकाम होने का मतलब मयार क्या है, ठीक है। अगर मेरा जलसा कामयाब या नाकाम होने का मयार ये है कि मैं देखता हूँ गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है उस जलसे को। अगर गवर्नमेंट रिएक्ट कर रही है, वो पूरे इस्लामाबाद को, पूरे पिंडी को, पूरे लाहौर को उससे 3 दिन पहले लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देती है, उसके बाद ड्यूरिंग जलसा या ड्यूरिंग वो इवेंट गोलियां बरसाती है या बहुत ज्यादा लाठी चार्ज करती है या तो फिर मुझे तो लगता है कि वो जलसा मेरा कामयाब गया या वो मेरा इवेंट कामयाब गया है। मेरा इवेंट डिपेंड करता है क्योंकि वो मेरा एक्शन है, मेरा एक्शन डिपेंड करता है अगले के रिएक्शन से। अगर रिएक्शन में एक बंदा जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, वो ठंड प्रोग्राम के साथ इनको आने देती थी, जाने देती थी, अब बिल्कुल ठीक है हुमायूं साहब, यूं ही होता है गवर्नमेंट की जानिब से। सर आप सही कह रहे हैं कि कोशिशें की जाती हैं कि जलसे जुलूसों को नाकाम बनाया जाए, उससे पहले ही पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है। अब वक्त की कमी के पेश नजर सर मुझे आपका शुक्रिया अदा करना पड़ा है, और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आप अपनी पार्टी का मौक़िफ़ जो है वो बयान कर रहे थे कि जलसे जुलूस जो हैं वो किस तरह से किए जाएंगे और जनाब इसके पीछे आपका मोटिव क्या है। अब देखना ये कि उसमें किस कदर आप कामयाब होते हैं। लेकिन हमेशा मोटिव यही होता है कि बानी पीटी की रिहाई, लेकिन वो अदालतों ने रिहाई देनी है, जलसों ने रिहाई देनी नहीं है। हम हमेशा से ये देखते हैं हिकमत अमली अपनाई जाती है पीटीआई की जानिब से, और अब देखेंगे आगे आने वाली सूरत हाल क्या होती है। फिलहाल नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में आप कुछ बात करेंगे सेहत के हवाले से, और हम सब जानते हैं कि जिगर जो है वो जिस्म का इंतहाई अहम जुज़्व है जो हमारे सेहतमंद रहने के लिए बेशुमार अहम काम करता है, मगर जब ये उस किसी बीमारी का शिकार हो जाता है तो न सिर्फ जिस्मानी हालत मुतासिर होती है बल्कि ज़िंदगी के मामलात भी मुतासिर होने लगते हैं। जिगर की बीमारियां जिनमें हेपेटाइटिस, जिगर का सिरोसिस और चिकनाई वाली बीमारी शामिल हैं, दुनिया भर में लाखों अफराद को मुतासिर कर रही हैं। इन बीमारियों की अलामात इब्तिदा में इतनी वाज़ेह नहीं होती, जिसकी वजह से मरीज़ को देर से तशख़ीस हो पाती है। आज के प्रोग्राम में हम जिगर की बीमारियों की अलामात, वजूहात और इनसे बचाव के तरीकों पर बात करेंगे। मौजूद हैं इस वक्त माहिर नेचुरोपैथी एक्सपर्ट डॉक्टर जमील मेहरवी साहब। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, तो आपको उम्र की सादत हासिल करने की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर ये बताइएगा कि जो जिगर की बीमारियां हैं इसकी इकसाम क्या है, इस पर भी हम आते हैं, रीजंस पर भी आते हैं, लेकिन सर फैटी लीवर आजकल बहुत सुनने को मिलता है, ये क्यों होता है और ये क्या क्या नुकसान पहुंचा रहा होता है? बहुत शुक्रिया जी, और मेरी दुआ है रही है, वहाँ भी हम वीडियो लिंक पे भी आपके साथ प्रोग्राम में किए थे वहाँ पे, तो अल्लाह ताला आप सबको भी गुंबद खजरा की हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। और एक्चुअली ये है कि इस वक्त हमारे यहाँ लिवर फैटी होने की सबसे जो बड़ी वजह है वो ये है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं,
और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम के अंदर सूरह अल-अराफ के आयत नंबर 31 है, वहाँ पे अल्लाह फरमाते हैं कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हाथ से तजावज़ न करो। अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को जो है वो अल्ले तलल्ले यानी पसंद नहीं फरमाता उन लोगों को। और हमारे यहाँ पे उन लोगों की हम तारीफ़ों के पुल बांधते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। हम कहते हैं ना फलां बंदा वो कमाल ही और इतना खा लेता है, तो जिसको अल्लाह पसंद नहीं कर रहा हम उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भर कर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। और आज हम उस हदीस की रोशनी में देखें तो फिर हमारे यहाँ इस वक्त जो पोजीशन है कि जी ये जरासीम है, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं और ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, तो आप सल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। सर यही वजह होती है कि फैटी लिवर होता है और फिर फैटी लिवर होना एक तो सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह हमारे यहाँ ये जो हमने नाम नेहाद बनस्पति घी मुख्तलिफ किस्म के ले आए, और इसके साथ साथ जो उसके बाद कुकिंग ऑयल का बहुत बड़ा एक ट्रेंड आया और इसने बहुत ज़्यादा खराबियाँ पैदा की, और हमें हमारे एक्चुअल जो नेचुरल वे था यानी देसी घी था, मक्खन था, सरसों का तेल था या कोकोनट ऑयल था, नारियल का तेल, इनसे हम दूर चले गए। दूसरी बात आ गई कि हमें सहरी और अफ्तारी जो मिलती है रमज़ान और फिर 2 टाइम खाने की जो तलकीन है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मगरिब की अजान के हद 15-20 मिनट तक तो रोशनी होती है और हम खा सकते हैं, लेकिन जैसे ही ज़ाहिर है बाहर कहीं भी हमारी विंडोज़ में हमें अंधेरा नज़र आना शुरू हो जाए तो उसके बाद खाना पीना हमें बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम वो हैं कि जो रात को आधी रात तक भी हम सोचते हैं कि पहले तो होता था घर में पकाना, तो अब तो ऑर्डर आसान हो गया, अब तो एक क्लिक मारें और उसके बाद आपको हर चीज आए। अच्छा, तो जितना तारीकी जब हो जाए, रात हो जाए, तो तब आपको नहीं खाना चाहिए, इसकी क्या रीजन है सर? मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है एक वक्त के बाद और सर देखें आप डाइजेस्ट नहीं करता उसको। आपने देखे ना, हम सुबह नाश्ते से स्टार्ट होते हैं, सुबह उठने से लेके शाम तक हम सारा दिन खाते रहते हैं। आप सूरज की रोशनी में खाओ, जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होने के बाद जब अंधेरा आना शुरू होता है तो उसके बाद अगर आप खाएंगे तो आपके लिवर को, आपके स्टमक को, आपके पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक जो है। डॉक्टर साहब ये तो आपने खाने के हवाले से बता दिया ना, डाइट क्या होनी चाहिए? चिकनाई वाली हम बहुत ज्यादा खुराक खाते हैं या घी वाली बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं, वो कितना इफेक्टिव होती है? डॉक्टर साहब ये भी बता दिया, ऑयल भी सेफ नहीं, वरना कुछ लोग ऑयल का इस्तेमाल देखें ना, आप देसी घी में लें कोई इशू नहीं है, आप सरसों के तेल में खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचार आपका 2 साल उसके अंदर पड़ा खराब नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपके लिए कोकोनट ऑयल है, उसके बाद आपके लिए मक्खन है, जैतून का तेल है, ये चीजें हैं जो नेचुरल वे से हैं जिस पे हमें प्रॉपर बेस करना चाहिए। अगर हम अंधेरा होने के बाद खाएंगे तो हमारा खुराक हमारी 3 घंटे मैदे में रहनी है, उसके बाद 4 घंटे छोटी और 5 घंटे बड़ी और 5, 4, 9 और 3 12 घंटे का ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल पीरियड है। हम वो प्रोसेस अगर दिन को खा रहे हैं तो रात को जब हम खाएंगे और देर तक खाते रहेंगे और उसके बाद हम बैठे रहे या लेट गए या हम सो गए तो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो तो सोते हुए भी काम पे लगा हुआ है, ऑर्गन्स भी हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हम उसको करने दे रहे, होने नहीं पा रहा, और वो सारी चीजें एसिडिटी, तेजाबियत और एसिड और बुस जाएंगी आपके उसमें पड़ी हुई, वहां से लिवर फैटी आ रहा है। इस वक्त लिवर फैटी, हर दूसरा बंदा लिवर फैटी का शिकार है। उसकी वजह कि हम देर तक रात को खाते रहते हैं। तो आप परिंदों से उसको देख लीजिए, एग्जांपल दे के आप जानवरों को देख लीजिए कि वो नहीं खाते। परिंदे आप देख लीजिए शाम को असर के बाद तक तो खाते हैं और उसके बाद वो आपको उड़ते हुए अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। नहीं मिलेगा आपको कोई ऐसा काम, कोई शायद ऐसा परिंदा जिसको कुछ ना मिला हो सारा दिन में, तो वो किसी जगह पे आपको दाना दोना लेता हुआ नजर आए, अदरवाइज नहीं है। सो हम ये जो ओवर इट, फिर उसके साथ आगे हमारे यहाँ फास्ट फूड आ गया, जंक फूड आ गया, फ्रोजन फूड आ गया, डब्बों के जूसेस आ गए। मतलब 100 रुपए में आपको डब्बे का जूस मिलता है और इलायची का, और उसके बाद इलायची लेने जाए तो 1000 रुपए किलो है। तो आपको कहाँ से वो इलायची का होगा या मैंगोस का या किसी भी चीज का? तो ये सारे के सारे एसेंस, केमिकल्स और जो कलर्स और फ्लेवर्स हैं, ये सारे के सारे फिर इनको जिस तरह से वो जिन डब्बों में पैक किया जाता है उनके अंदर उसको प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव किस्म के केमिकल्स हैं वो जो डाले जाते हैं, ये सारे के सारे इंसान के लिए हार्मफुल है। ये डिबेट है कि ब्लैक कॉफी पीने से जनाब जो आपका फैटी लिवर है वो ठीक होता है, उस पर से फैट कम होती है, ये बातें दुरुस्त है? सर मार्केटिंग ट्रेंड है, मार्केटिंग ट्रेंड है। आप जो आज मार्केट में दे देना वो आपको फौरन बिकेगा और निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी एक मार्केटिंग मुहिम आती है।
हमें सर बैक टू नेचर होना पड़ेगा, बैक टू नेचर, फितरत की तरफ हमें लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी हमारी जो है ये भी किसी फितरत और नेचर पर बेस करती है। और कुरान में अल्लाह इसकी वजाहत दे चुके हुए हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो बैक टू नेचर होना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि बैक टू नेचर होना पड़ेगा, और सोशल मीडिया का दौर है आजकल, तो तबाहकारियां भी बहुत हैं, नुस्खे भी बड़े बताए जाते हैं, चीज़ें भी बहुत बताई जाती हैं। जिगर के लिए स्पेशली जैसे कि आपने कहा कि बैक टू नेचर हो, तो क्या ऑल्टरनेटिव वेज हैं, क्या खा सकते हैं हम जो हमारे जिगर को स्पेशली देखिए हमने वो खुराक जो हमारे ज़्यादा हमें जो इस वक्त खा रहे हैं वो आपके यहाँ हमारे यहाँ इस वक्त जो चल रहा है वो है आलू गोभी मटर पालक गोभी मटर आ गए, चावल आ गए, चिकन आ गया, अंडा आ गया, सफ़ेद चने, चने की दाल, माश की दाल, पिज़्ज़े बर्गर शवारमे, मैदे की बनी हुई बेकरी आइटम्स वगैरह, ठीक है, डब्बों के जूसेस कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ें आ गई, ये हम ज़्यादा खा रहे हैं। और जो चीज़ें हमें इसके साथ पैरेलल लेनी चाहिए थी या हम नहीं खा रहे। सबसे पहले आप वसल्लम की पसंदीदा मरगूब ग़िज़ाओं में से कद्दू है। अब हमने कद्दू खाना छोड़ दिया। कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मूली है, गाजर है, शलजम है, पेठा कद्दू है, भिंडी तोरी है, उसके बाद मेथी है, उसके बाद हमारे यहाँ मूंगी की दाल है छिलके वाली, उसके बाद हमारे यहाँ काले चने हैं शोरबे वाले, देसी मुर्गी है, देसी अंडा है, हमारे यहाँ मटन है, ठीक है। हम उन चीज़ों से दूर चले गए, बहुत कम लेते हैं। मतलब ये सब्जियां जो मैंने बाद वाली गिनाई हैं, अगर ये आप गौर करें तो किसी के घर में अव्वल तो पकती बहुत कम है, और अगर पक जाए तो खाता कोई नहीं, बल्कि सारे कहते हैं कौन बीमार है आज इस घर में से। मतलब वो ये समझते हैं कि ये बीमारों की खुराक है। अच्छा, अगर ये बीमारों की खुराक है तो इसका मतलब है कि बीमार को तंदुरुस्ती की तरफ लाती है, तो इसलिए बीमारों की खुराक है। तो तंदुरुस्ती में तो हमें इसकी तरफ रहना चाहिए। यानी ये खुराक जो मैंने पहले बताई, ये हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी, एसिड, तजाबियत, कई सारी चीज़ें, टॉक्सिस पैदा होते हैं। और ये वो खुराक है जिसने उन चीज़ों को जो है वो काउंटर करना है और आपकी बॉडी से लैमिनेट करना, निकालना है। तो हम उस खुराक की तरफ जा ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। तो उस वजह से फिर दूसरा आ गया हमारे यहाँ चटपटी मुरगन गज़ाएं, बहुत ज्यादा तीखा करके, खासतौर पे खवातीन कहती हैं नहीं दही भल्ले, फ्रूट चाट, इसके ऊपर और वो भाई और डालना थोड़ा सा। वो कहता है बाजी मैंने बहुत तेज डाला है, तू और मैनू फड़ा, वो कटोरा फड़ा चटपटे खाने तो वो उसके ऊपर 2-3 चम्मच और मसाले, और ये जो चाट मसाला है और खास तौर पे नमक जो है, नमक, सफेद नमक, ये वैसे ही पॉइजन है। हमें पिंक साल्ट की तरफ जाना है। और दूसरी बात यह है कि हम वो सफेद नमक जो है, हम वो कच्चा जो मुख्तलिफ चीजों पे छिड़कते हैं, वो 100% गलत है। वो किसी चीज पे भी नहीं छिड़कना, जैसे हम दही पे छिड़कते हैं, लस्सी में छिड़कते हैं, या हम फ्रूट चाट पे छिड़कते हैं, या हम सलाद के ऊपर छिड़कते हैं, या किसी के जख्मों पे छिड़कते हैं। तो कहीं भी इसको नहीं छिड़कना, बस नमक नहीं छिड़कना, मसाला नहीं छिड़कना, और ना इतना ज्यादा इंटेक करना है। और ये भी बड़ी आम बात है कि जो फूड आप समझ रहे होते हैं कि जनाब ये बीमारी में हम खा रहे हैं, वो अगर आप सेहतमंद होने के वक्त में भी खा लें तो आपको शायद बीमार होने की भी नौबत ना आए। इसी पैगाम के साथ जनाब बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब। जमील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होगी। स्टे विद अस। नाज़रीन, मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं और मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक जो भी लेटेस्ट अपडेट आती रहती है, हम वक्तन फ़वक्तन आपको उस मुतालिक आगाह भी करते रहते हैं। उच्च शरीफ की इस वक्त सूरत हाल जान लेते हैं कि वहाँ पर सैलाब की वजह से ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, लोगों की मुश्किलात क्या हैं। हमारे नुमाइंदे रजब अली खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। रजब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है और सैलाबी पानी किन किन इलाकों में मौजूद है, मुतासरीन को रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है, क्या उन्हें तमाम तर जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं? बिल्कुल, भारतीय आबी जायरत के बायस दरिया सतलुज और चनाब के पानी में तूयानी पाई जाती है। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा नोट किया जा रहा है, जिसके बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। दर्जनों से ज़ायद मकानात, कई मसाजिद और रिहायशी इमारतें पानी की लपेट में हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उच्च शरीफ के इलाका बेट मोअज़्ज़ज़दीन में, जहाँ पे 70 के करीब मकानात पानी में मुनज़्ज़म हो चुके हैं और इलाका मकी खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इलाका मकी, मजीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सुल्तान नाम है मेरा। और अपना जो है सारी जगह जो टूट गई हमारी, बच्चे हमारे बेघर हो गए हैं। कोई हमारे साथ जो अभी तक जो है न कोई पानी न कोई चीज़, हमारे कोई इमदाद हमारे साथ जो ताउन नहीं करा जा रहा अभी तक, समझ रहे हो। माल हमारे ऐसे भूखा खड़ा हुआ है, बच्चे हमारे ऐसे बैठे हुए, ऊपर से आसमान देख रहे हो बना हुआ है, बच्चे लेके हम कहाँ जावें हम। जी, ये थे मुतासरीन इलाका जो कि हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि भी इन इलाकों की तरफ तवज्जो दे के फिल फौर हमारे तक इमदाद या रेस्क्यू टीमें पहुंचाई जाएं ताकि हम मजीद किसी भी बड़ी परेशानी से बच सकें। जी, तो ये थी उच्च शरीफ की सूरत हाल। रजब अली हमें बता रहे थे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इस कुदरती आफत से हमें जल्द से जल्द निकाले। और अभी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन। जंगे सितंबर में एक तरफ पाकिस्तान की बड़ी और फ़ज़ाई अफवाज दुश्मन पर अपनी धाक बिठा रही थी, तो दूसरी तरफ नाजरीन पाकिस्तान बहरिया भी पीछे नहीं थी। पाक बहरिया ने अपनी कामयाब और जारहाना हिकमत अमली के बायस जहां जुर्रत, शुजात और बहादुरी की दास्तान रकम की, वहीं दुश्मन के नापाक इरादों को भी निस्तो नाबूद किया। यही वजह है कि 1965 की जंग के बाद दुश्मन आज तक बहरी महाज पर किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सका। 8 सितंबर की तारीख वो अजीमुशान और यादगार दिन है जब ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया ने भारतीय बंदरगाह द्वारका पर हमला करके भारतीय रडार स्टेशन तबाह किया और उसका सारा गुरूर खाक में मिला दिया। पाक बहरिया की शानदार कामयाबियों और समुद्री हदूद की हिफाजत पर हर साल 8 सितंबर को यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। आज के दिन ना सिर्फ पाक बहरिया के सरफरोशों की लाजवाल बहादुरी, जज्बों और गैर मामूली कारनामों को याद किया जाता है, बल्कि पाक बहरिया के अफसरों और जवानों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया जाता है। इसी सिलसिले में आज मुल्क भर में यौम बहरिया इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल। सन 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वजूद में आने वाली पाक बहरिया पाकिस्तान की 1046 किलोमीटर लंबी साहिली पट्टी के साथ बहरा अरब और अहम बंदरगाहों और फौजी अड्डों के दिफा की जिम्मेदार है, जिसने हमेशा दुश्मन के नापाक इरादों को गर्क आब किया। वतन अजीज़ की समंदरी हदूद के दिफा के लिए पाक बहरिया के जाबाजों की कुर्बानियों और नाकाबिले फरामोश किरदार को सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। आज के दिन की मुनासबत से मजीद गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद रिजवी साहब। नवीद साहब, आपको खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सर, मार्का हक में हमने देखा कि जिस तरह हमारी जो थी अफवाज पाकिस्तान फजाइया का जो किरदार था, हमारी पाक बहरिया भी उसी तरह तैयार थी, शाना बशाना जो है वो साथ दी। सर, बिल्कुल बड़ी गैर मामूली कारकर्दगी थी और पूरी दुनिया में जो है वो पाक बहरिया की इस जीत को जो है पूरी दुनिया ने ना सिर्फ देखा बल्कि अप्रिशिएट भी किया उस मौके पर। सर, आपकी नज़र में क्या इम्पोर्टेंस है आज के दिन को मनाने के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें आज मदऊ किया। 8 सितंबर 1965 एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है नेवी की तारीख़ में और पाकिस्तान के लिए भी काबिल फ़ख्र है। 65 की वॉर में हमारे पास एक सबमरीन थी गाजी, और उस एक सबमरीन की इस कदर दहशत थी दुश्मन के ऊपर और वो इस कदर उससे खौफज़दा थे कि वो अपने हार्बर्स और पोर्ट में से उनका कोई भी जहाज़ बाहर नहीं आया। तो एज सच पाकिस्तान नेवी वाज अनचैलेंज्ड इन द अरेबियन सी, इन द वाटर्स दैट वी ऑपरेट इन। तो इस हवाले से गाजी के मैं आपको बताऊं, देखें सिर्फ एक सबमरीन थी क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ है। सबमरीन की खूबसूरती आबदोज की यही होती है कि उसका पता नहीं होता कि वो कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि वो ज़ेरे आब होती है। तो जब वो ढूंढी नहीं जा सकती और वो कहीं भी मौजूद हो सकती है, तो उसकी उसी तरह एक उसकी डेटरेंस मौजूद होती है। दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन हुआ वो ये था, जो ऑपरेशन सोमनाथ जैसे आपने मेंशन किया, वो यहाँ से हमारे 7 जहाज़ थे जो 25th डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन था, वो हमारे जहाज़ सेल करके गुजरात कोस्ट है ये इंडिया का, और वहाँ पे
इनका एक रेडार स्टेशन था और रेडियो बीकन था सही। जो इनके बॉम्बर्स को बेसिकली डायरेक्शन दिया करता था। तो उसको जहाज़ों ने जाकर वहाँ पर, हम उसको कहते हैं नेवल गन फायर, तो वो उसके थ्रू एक कामयाब ऑपरेशन किया और बाद उसको भारतीय बहरिया डायरेक्शन लेस हो गए। तो वो हमने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया सही। और उसके बाद वो जहाज़ सेफ एंड साउंड वापस आ गए। तो मैंने जैसे आपसे कहा ना कि उनके जहाज़ों ने ये वेंचर ही नहीं किया। सही। अच्छा, ये मुमासलत जैसे आप बेटा पूछ रहे थे ना, जी जी वो हमने 25 में भी देखी है। सही। 25 में भी देखें, बहरिया का फंक्शन समझें। बहरिया का जो मेन फंक्शन है ना वो दो हैं। एक कि समंदर की तरफ से इन फ्रॉम द सीवर्ड डायरेक्शन हमारा जो समंदरी बाउंड्री है और जो उसके ऊपर तनसीबात हैं या जो भी हमारे हार्बर्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो बिल्कुल हिफाजत में रहें, उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। एक ठीक। नंबर दो, जो हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि वो गुजरगाहें जिन पे हमारी ट्रैवल करते हैं मर्चेंट शिप्स, जो कार्गो लेकर आते हैं, फ्यूल लेकर आते हैं, जिससे आपके मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। सप्लाई लाइन। जी बिल्कुल, वो सप्लाई लाइन। उसके ऊपर जो जहाज चल रहे हों जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनकी हिफाजत और उनको लाना और उनको छोड़ना, ये बहरिया का दूसरा बड़ा फंक्शन है। तो जैसे मैंने ये दो फंक्शंस बताए आपको, देखिए 65 में भी हमें किसी किस्म की रुकावट दरपेश नहीं रही, ना ही कोई हमारे साहिल पे कहीं से भी कोई जारहियत हुई। सही। इसी तरह 2025 में भी मई में मार्का हक में पाकिस्तान नेवी रिपीटेड दिस because of their forward presence and forward posturing, that they were so prepared and so ready to take the enemy. Enemy did not have the heart or courage to venture into our waters. दुश्मन ने देख लिया था कि तैयार है पूरी तरह से। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं जंग सितंबर की, और जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी, पाक बहरिया ने दिफा के बजाय जारहाना हिकमत अमली का फैसला किया, इसकी क्या वजह रही? जो 65 का था ना, 65 तो अच्छा, जंग उस वक़्त से आज तक में बहुत चेंज हो गई है। सही। उसका हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर है ना वो बदल गया है। उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने एडवांस हो गई है, बहुत कुछ ज़्यादा उसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं, स्पेस में चली गई हैं, साइबर वॉरफेयर में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, तो उस वक़्त नहीं थी। 65 की वॉर में ये जो एक्शन था, ये बेसिकली देखिए दो तरीके से डिफेंस हो सकता है। एक तो जहाँ से मेरे खिलाफ कोई जारियत का पॉसिबिलिटी है मैं उसे ख़त्म कर दूँ, है ना। दूसरा ये है कि मैं खड़ा हुआ हूँ अपने घर के सामने और कोई जब आएगा तो फिर मैं उसको, तो ये दो तरीक़ेकार हैं डिफेंस के, हैं दोनों डिफेंस के। हमारा कोई पाकिस्तान का कभी भी एक्सपेंशनिस्ट डिज़ाइंस नहीं रहे, ना हमारे पास ऐसे वेपन्स हैं, लेकिन हमें अपनी सालमियत की और बका के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए, वील गो टू एनी लिमिट्स, ये हमारा मोटो है एक किस्म का। उस वक़्त जो 65 में सिचुएशन थी, क्योंकि जहाज़ तो थे ही नहीं उनके, तो अब हमारे लोग तो, जंग तो चल रही है ना, बाकी दो महाजों से भी खबरें आ रही हैं, यार वहाँ तो बड़ा एक्शन हो रहा है और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये अब इनके बेचारे सोच रहे हैं कि हम किसको मारें, तो है ही कोई नहीं। तो ये वजह है कि समंदर में गाजी को कोई नहीं मिला, शिप्स को भी कोई नहीं मिला, तो जब शिप्स के साथ ना शिप्स का मुकाबला हुआ तो फिर उन्होंने कहा यार ये जो रेडार, जैसे कि हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही थी, जैसे आप बता भी रहे थे कि आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दिए और बड़ा फैसिनेट करता है जिस तरह से आप बता रहे थे कि सीज और रोमांस, और आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे, हम वो जानना चाहते हैं। ये जो जर्नी है ये लाहौर से ही शुरू हुई थी। आई डिड माई मैट्रिक हियर एंड उसके बाद एक एन कैडेट स्कीम थी, तो उसमें मैंने अप्लाई किया और फिर मैं नेवी में चला गया। इट वाज फरवरी 1981 एंड देन ऑनवर्ड्स मैं फिर वहाँ पे ही रहा नेवी में और बहुत अच्छा वक्त गुजारा और बहुत एडवेंचरस, उसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, बड़ा मज़ा है। समंदर एक्चुअल में मीडियम डिफरेंट है, ऐसा नहीं है जैसे ज़मीन होती है, इंसान ज़मीन के लिए बना है, तो वो वहाँ पर ना समंदर की और अल्लाह की ताकत पे
पनाह नज़र आती है आपको। सुभान अल्लाह। इतना ज़्यादा ज़ोर है समंदर में कि हमारे जहाज़ जो होते हैं छोटे मोटे, इनका तो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे तिनके हैं, इस तरह आपको समंदर। एंड देन व्हेन समंदर में हम उसको ग्रेड करते हैं गेल फोर्स के हिसाब से कि विंड फोर्स कितनी है, समंदर की वेव लेंथ हाइट कितनी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी जहाज़ पूरा वेव के अंदर चला जाता है, फिर उसमें से वो बाहर निकलता है। तो वो ये सब चीज़ें बहुत, मैं आपको, और फिर ऊपर से आप जो देखते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा था, सुबह सुबह अल्लाह की हम्द के लिए उसके जो बाकी जानवर हैं, ये वेल्स, डॉल्फिन्स और दूसरी फिश, वो देखने का वो एक बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट है। वो एक और ही एक्सपीरियंस है। जी, वो एक और लास्टली जरा हमें ये भी बता दीजिएगा सर, ऑपरेशन सोमनाथ बड़ा सक्सेसफुल रहा, उसमें क्या हमारी हिकमत अमली थी, जरा उसके मुतालिक भी बताएं। उसमें जो हिकमत अमली थी ना, वो एक्चुअल में जो उसमें हदफ था वो मैंने जैसे आपको बताया ना, वो रेडार स्टेशन था और एक वहाँ पे एक रेडियो बीकन था। सही। वो बेसिकली उनके बॉम्बर्स को गाइड करने के लिए था। और जो रेडार स्टेशन होता है वो बेसिकली जो आपका एरिया है उसमें वो पिक करता है और सरफेस पिक्चर प्रोवाइड करता है टू द हेडक्वार्टर्स कि यहाँ पर ये यूनिट्स हैं जो। सर की इतलात भी थी कि उस रेडियो स्टेशन से कोई इस तरह की जारहाना कोई कमांड्स दी जा रही थी कि हमला करने के हवाले से, कोई ऐसी भी इतलात थी जिसकी बायस हमला किया गया वहाँ पर? नहीं, ऐसा नहीं था कि वो वहाँ से कोई, देखिए रेडार स्टेशन से हमला नहीं होता, हमला होता है हेडक्वार्टर्स से। हेडक्वार्टर्स इशू करता है इंस्ट्रक्शंस टू द शिप्स गोइंग आउट एट सी कि आपने किस तरह का मिशन करना है। और वो जो हेडक्वार्टर्स है वो तो सेंटर ऑफ द कंट्री है, तो वो बेसिकली जो आपके पास जो फायर पावर होती है वो इतनी रेंज की नहीं है। आप तो वहाँ पे जो उनकी इंस्टॉलेशंस हैं जो आपकी रेंज में हैं, उनको फिर आप टारगेट करते हैं कि मैक्सिमम उनको तकलीफ पहुंचाई जा सके और उनके फर्दर ऑपरेशंस को सबड्यू किया जा सके या डाइल्यूट किया जा सके। सर टाइम की शॉर्टेज है, लास्ट में नौजवान नस्ल के लिए मैसेज या फ़ौज पाकिस्तान के लिए आप देखते हैं हम कि आजकल के जो सिनेरियो में आज के दिन के हिसाब से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम दूंगा आपके तवस्सुत से। एक तो देखिए ये जो हमें अल्लाह मियाँ ने तोहफ़ा और इनाम दिया मार्का हक़ की सूरत में, तो यकीन रखिए और यकीन अपने दिलों में मुहकम रखिए कि पाकिस्तानी अफवाज अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन किसी भी लम्हे जब भी पुकारा गया, हम इंशाअल्लाह ताला कभी भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। यही जज्बा है जो हमें लेकर आगे चलता है। लेकिन इन अफवाज पाकिस्तान को जज्बा चाहिए होता है अपनी कौम से, कौम की यकजहती, यूनिटी, और वो जब हमारी पुश्त पे खड़ी हो तो आप हमें कहीं लड़ा दें, किसी से लड़ा दें, हम इंशाअल्लाह ताला कामयाब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बिल्कुल सर यही जज्बा हमने अभी मार्का हक में भी देखा, और फिर किस तरह से पूरी कौम जो थी वो तमाम अपने इख्तलाफात भुलाकर यकजा होकर पाक फौज के शाना बशाना खड़ी थी, सपोर्ट कर रही थी। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपकी आमद का सर। और नाजरीन आज इस दिन को हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप भी भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें। अभी एक छोटी सी ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं और उसके बाद जनाब जानेंगे कि ये हफ्ता आपका कैसा गुजरने वाला है। सितारों का हाल जानेंगे और यकीनन आप सबको इस सेगमेंट का इंतज़ार भी रहता है, मुझे भी इंतज़ार रहता है, तो स्टे विद अस, कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में जी अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट होने जा रहा है और वो जी हम जानने जा रहे हैं सितारों का हाल। और वैसे तो आप सब लोग जानते हैं कि ये एक ऐसा मौजू है जो ना सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी है बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत रखता है। पाकिस्तान समेत हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सूरत हाल हो रही है, और टैरो कार्ड रीडिंग के हवाले से हम देखते हैं कि बहुत सारी जो अवाम है वो ये जानना चाहती है कि अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा, हमारा आज का दिन कैसा गुजरेगा। जो बयान कर रहा है उसको मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि आने वाला दिन मेरा कैसा होगा, पूरा वीक कैसे गुजरेगा। और वैसे तो गायब का इल्म अल्लाह ही जानता है, लेकिन फिर भी हमें इंटरेस्ट होता है, हम इंसान हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारा मूड कैसा होगा, दिन कैसा होगा, और पूरी आवाम भी और आप भी। आप दाऊद साहब से पूछे, मैं आप दोनों के दरमियान नहीं आता। तो हमारे साथ जी बहुत ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं दाऊद साहब, और ये हमें बताएंगे कि हमारा पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा।
सबसे पहले आपका शुक्रिया। माशाल्लाह आप के स्टाइल से और अंदाज से तो ऐसे लगता है कि ये वीक बहुत अच्छा होने जा रहा है, वाह, लेकिन वाह, अभी रात को ही चांद ग्रहण गुजरा है और फिर आगे सूरज ग्रहण भी आने जा रहा है, तो कुछ स्टार्स के लिए तो बहुत बड़ी अच्छा तब्दीली दाऊद है। साहब, इससे पहले हम स्टार्स को डिस्कस करें, ये कुछ चीज़ें चल रही सोशल मीडिया पर कि आपको ये 6 काम नहीं करने चाहिए इसके होते हुए, कोई लेन देन का मामला, कोई नया कारोबार, ये बातें दुरुस्त है? देखिए जी, चांद ग्रहण का इफेक्ट तो होता है, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण, इन चीज़ों का जो है आपको पता है कि अभी आप पानी के ऊपर बात कर रहे थे, समुद्रों का मद्दोजदर हो, जी। तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट तो डालती हैं। स्टार्स, कुछ स्टार्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है, कुछ के ऊपर जो है नेगेटिव एनर्जी आती है, तो चीज़ें सोच समझ के ही करनी चाहिए। कायनात में पॉजिटिव और नेगेटिव ऑरा तो मौजूद होता है, और ये चीज़ें जो है आपको पता है, कुर्बे क़यामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण लगते थे तो चेहरा सुर्ख हो जाता था। ये वाहत चांद ग्रहण इस वक्त की सूरत हाल में है कि जो पाकिस्तान में भी जो लगा, और बाकी तो दूसरे कंट्रीज में होता था तो उसका कम इम्पैक्ट पड़ता था, लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा। जिस तरह सैलाब की तबाहकारियां हो रही हैं, पानी के ऊपर मामला, बारिश भी हो रही है इस तरह के, और दूसरा ये कि 2025 मार्च 9 है और 9 हो और साथ चांद ग्रहण, इसके असरात कितने ड्यूरेशन के लिए? बिल्कुल, ये 2 से 3 माह तो चांद ग्रहण के जो है इम्पैक्ट पड़ते हैं। सही। और जब इसके खत्म होंगे तो तब सूरज ग्रहण आ रहा होगा। जी, अभी इसी महीने सूरज ग्रहण आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आज बस चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण, सितारे क्या कह सितारों पे रहे ही हैं? चलते हैं। चलिए, सबसे पहले इस वीक में जो है 4 ऐसे बुरूज हैं जिनकी मामलात में बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव तब्दीली है, और 3 बुरूज को एहतियात करना है। सही। सबसे पहले हम बात करते हैं जी एरीज बुर्ज हमल के ऊपर। एरीज वालों की इस वीक के 3 कार्ड निकालें तो क्या होने जा रहा है एरीज वालों के साथ। तो एरीज वालों को इस वीक को एहतियात के साथ गुजारना है। नेगेटिविटी है, कुछ मामला से मुतल्लिका जो है डिस्टर्ब हैं, गुजरे हुए मामलात को लेकर परेशान हैं, डिसार्ड नजर आते हैं किसी बात को लेकर, और इस चीज़ की जो है टेंशन भी लिए हुए हैं इस वीक में। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो जॉब और बिजनेस में आप जितना कामों में लगे रहेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। कामों में लगे हुए हैं, पैसे भी आएंगे इंशाल्लाह। और मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में ही प्रॉब्लम मौजूद है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खुला पढ़ें जितना पढ़ा जा सकता है। और जनाब हेल्थ की बात करूं, हेल्थ ज़बरदस्त है आप लोगों की। एजुकेशन के मामला भी ठीक हैं। ट्रैवल आप कर सकते हैं कि नहीं, तो ट्रैवल अभी ना कीजिएगा। पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और मैसेज है कोई बड़ी तब्दीली आ सकती है आप लोगों की इस वीक में। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज टॉरस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो टॉरस वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो टॉरस वालों के लिए ये वीक एक पॉजिटिव तब्दीली की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है, कामयाबी, हालात में तब्दीली, और यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी भी आपके मामलात में आपको फ़ायदा देती हुई नजर आ रही है। चेंज है, एंड ऑफ द वीक में चेंज है। ये चेंज पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। इसमें यह है कि आप जो भी चेंज करें उसमें मशवरा ज़रूर करें, ये ना हो कि किसी से लड़ाई झगड़ा या बहस कर लें। जॉब, बिजनेस और कैरियर टॉरस वालों का बहुत ज़बरदस्त है जनाब, पेशन बहुत ज़बरदस्त है। मोहब्बत की बात करूँ तो क्लैरिटी मिल जाएगी। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रूहानियत से हेल्प लें, पानी के ऊपर सूरह फातिहा दम करके पिए, और ज़्यादा सेहत होगी। लिक्विड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेशन ज़बरदस्त है। ट्रैवल आप लोग इस वीक में ज़रूर करिएगा, फ़ायदा होगा। और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम और जनाब सन एनर्जी का मैसेज है। कुछ चीज़ें जल्द आपके हाथ में आ जाएंगी जिससे आपको फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट है जनाब बुर्ज चौदह वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज 14 वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो बुर्ज 14 वाले इस वीक में किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी पावरफुल एनर्जी को ज़ाहिर करती है। पावर आएगी, आपको फ़ायदा होगा। और किंग ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। जो कुछ करना चाहते हैं ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके पास इस वीक में बहुत ज़बरदस्त पावर मौजूद है। और मेडिटेशन, आगे का प्लान करना बहुत ज़रूरी है। जॉब और बिजनेस की बात करें तो कम्युनिकेशन, जितना आप राब्ते करेंगे अपने क्लाइंट्स के साथ, उतने ही आपके बिजनेस और जॉब में फ़ायदा होगा। बहुत सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। मोहब्बत की बात करूँ तो मोहब्बत में नेगेटिविटी आ सकती है, एहतियात कीजिएगा। और हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ ज़बरदस्त है, वॉक वगैरह कर रहे हैं आप। एजुकेशन के मामला तलबा तलबात के बहुत स्ट्रॉन्ग है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और मैसेज आप लोगों के लिए है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो जनाब नेक्स्ट है जनाब मेरे पास कैंसर वाले। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसरियन इस वीक में कोई फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। 2-3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। कोई खास डिसीजन ले रहे हैं आप,
और काम काफ़ी ज़्यादा है, उनकी प्लानिंग की ज़रूरत है, सुस्ती ना दिखाइएगा। सही। किसी मामले में आप जज्बाती भी नजर आते हैं, जज्बात इतने कंट्रोल में रखें कि आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज सही। दूसरे की ज़िंदगी ख़राब ना करें। ना करें। जॉब और बिजनेस बिल्कुल अच्छा है, पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी है, अपने जबरदस्त है। कैरियर में पॉजिटिविटी देखेंगे। मोहब्बत की बात करें तो मोहब्बत में परेशानी, इसका मतलब है कि आपको मामलात में नेगेटिविटी का सामना मोहब्बत से मुतल्लिका करना पड़ सकता है। हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा इस वीक में रोज़ाना पढ़ सकते हैं। मैसेज आप लोगों के लिए है जनाब, यस का जो चीज़ आप चाहते हैं उसमें हाँ अल्लाह ताला आपको देंगे। और नेक्स्ट है जनाब मेरे पास लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लियो वाले क्या करने जा रहे हैं इस वीक में। तो लियो वाले कामों में तो मसरूफ़ नजर आते हैं और बहुत कुछ करने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे सेकंड कार्ड की एनर्जी में कहीं ना कहीं चीटिंग हो सकती है, लेकिन आप इससे बच जाएंगे क्योंकि एंड ऑफ द वीक में आपकी ख्वाहिशें पूरी होने का ये वीक आपको एनर्जी देकर जाएगा। आप जो चाहते हैं वो मिलेगा। जॉब और बिजनेस प्लानिंग की ज़रूरत है, कुछ मामलात में डिले है, ये डिले क्यों है इसकी आप अच्छे तरीके से प्लानिंग कीजिए। मोहब्बत बहुत ज़बरदस्त है जनाब, मोहब्बत के मामलों में पॉजिटिविटी रहेगी। हेल्थ ज़बरदस्त है, खाना पीना और बेहतर कर रहे हैं। एजुकेशन के मामलात में भी बेहतरी है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम 100 टाइम रोज़ाना। और मैसेज आप लोगों के लिए जो सन एनर्जी दे रही है वो ट्रस्ट का है, एतबार करना सीखें, ज्यादा फायदे उठाएं। वर्गो नेक्स्ट है जनाब विर्गो। बुर्ज शुमला वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है तो विर्गो वाले क्या करने जा रहे हैं। अच्छा जी, किसी भी बात का प्रेशर ना लीजिएगा। अगर आप प्रेशराइज्ड होते हैं, किसी चीज़ की नेगेटिविटी आती है तो ये आपके कामों में खराबी का बायस बन सकती है। कुछ मामलात में डिले है और ये डिले क्यों है, ये स्पिरिचुअलिटी की वजह से हो सकता है क्योंकि आप बहुत कुछ करने की पावर्स में हैं। एंड ऑफ द वीक में जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, यानी कि आप फ्राइडे और सैटरडे अच्छी एनर्जी। जॉब और बिजनेस ओवर थिंकिंग ना करें, आप अपने जॉब और बिजनेस को बढ़ाइए, आगे लेकर जाइए। मोहब्बत की बात करूं तो जिम्मेदारियां का बोझ आपकी मोहब्बत में थोड़ा सा प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। हेल्थ सही नहीं है, अपनी सेहत का ख्याल करें। एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। और मैसेज आप लोगों के लिए है फॉरगिवनेस का, और यहाँ पे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्वीर ज़बरदस्त रहेगी। और नेक्स्ट है जनाब लिब्रा वाले। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करूं तो लिब्रा वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं। तो लिब्रा वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। आपकी इस वीक में एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। ये वीक आप ज़्यादा से ज़्यादा कामों में हाथ डालिए, जिस काम में हाथ डालेंगे आपको फ़ायदा होगा। बिल्कुल जनाब दी एम्प्रेस, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, आगाज़ अच्छा है और पावरफुल एनर्जी अल्लाह ताला की तरफ से कामों में बड़ी ज़बरदस्त हेल्प। जॉब और बिजनेस की बात करूं तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है जनाब जॉब और बिजनेस, और कैरियर बहुत ज़बरदस्त। मोहब्बत की बात करूं तो मोहब्बत में मायूसी रह सकती है। यहाँ पे हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी अपनी सेहत का ख्याल करिए, अपना खाना पीना बेहतर और वक्त पे सोइए। हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन भी प्रॉब्लम की तरफ जा सकती है, ट्रैवल अभी थोड़ा सा ना करें। पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम रोजाना बहुत अच्छा रहेगा। और बी असर्टिव का मैसेज है आप लोगों के लिए। अब स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है। स्कॉर्पियो वाले इस वीक में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के मालिक। फैमिली हो, घर हो, रिलेशन हो, हर मामले में आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले और पॉजिटिव खबरें, बहुत अच्छी एनर्जी है। स्कॉर्पियो जॉब और बिजनेस कामयाबी मिलेगी। वाइट कलर का इस्तेमाल को मीटिंग वगैरह में जाएं तो वाइट कपड़े पहने, वाइट का सदका करें, अच्छी एनर्जी है। मोहब्बत की बात करें तो उदासी और नेगेटिविटी रहेगी क्योंकि चांद ग्रहण का इम्पैक्ट जो है आप लोगों की मोहब्बतों पे पड़ रहा है। तो इसको देखिएगा। हेल्थ थोड़ी सी वीक है, एजुकेशन जबरदस्त है और ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक जनाब, सेजिटेरियस वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं, कामयाबी और बहुत बड़े फैसले और फैमिली को वक्त। जॉब और बिजनेस बहुत अच्छा है। मोहब्बत की बात करें तो धोखे से महफूज रहना है, धोखा ना खाएं। हेल्थ ज़बरदस्त है, एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल आप लोग ना करिएगा। और पढ़ने के लिए सूरह नास की तस्वीर बहुत ज़बरदस्त है। और जनाब कैप्रिकॉर्न वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, टैरो कार्ड की एनर्जी क्या कहती है। कैप्रिकॉर्न वाले इस वीक में बहुत अच्छी एनर्जी और पावर्स, कामयाबी, लेकिन उदासी का अंसर रहेगा। और जनाब मैरिज और रिलेशन बहुत अच्छा, जबरदस्त। और मोहब्बत की बात के बाद है जी
चेंज है जी आपके कामों में, खासकर आपके कैरियर में। हेल्थ स्ट्रॉन्ग है और एजुकेशन ज़बरदस्त है, ट्रैवल कर सकते हैं पढ़ने के लिए। या हय्यू या कय्यूम। इनका मैसेज भी बता दें। अच्छा जी, मैसेज है जी कैप्रिकॉर्न वालों का मैसेज है यहाँ पे है कि हर मामले को बड़े एहतियात के साथ लेकर चलें। जितनी आप एहतियात करेंगे उतना आपके कंट्रोल में चीजें रहेंगी। एक्वेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? एक्वेरियस वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, काफी कुछ कर सकते हैं, जज्बा बहुत जबरदस्त है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, लेकिन जिस चीज का प्रेशर ले लेते हैं वो प्रेशर आपके काम खराब कर जाती है। तो ज्यादा सोचे ना। जॉब और बिजनेस में एहतियात करें, मोहब्बत में भी एहतियात होनी चाहिए, मैरिज और रिलेशन के साथ साथ हेल्थ जबरदस्त है, एजुकेशन में जबरदस्त एनर्जी है और ट्रैवल आप कर सकते हैं। बेहतियाती से कर सकते हैं। और जनाब बुर्ज हौत, पाइसिस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? देखिए आगाज थोड़ा सा नेगेटिव है, बिल्कुल चांद ग्रहण का असर, वाटर साइन है ना, तो पानी के ऊपर चीजों पे पड़ता है, आपके ऊपर भी पड़ सकता है, लेकिन आप बहुत जबरदस्त अपने आप को हैंडल कर लेंगे। अच्छा आगाज रहेगा और फिर एंड बहुत अच्छा इस वीक का। जॉब और बिजनेस में बिल्कुल एहतियात करनी है, नेगेटिविटी हो सकती है, धोखा मिल सकता है। मोहब्बत की बात करें तो ठीक है जी, मोहब्बत के मामला। हेल्थ स्ट्रॉन्ग है, जॉब और बिजनेस के यहाँ पे एजुकेशन में थोड़ी सी एहतियात है और ट्रैवल आप एहतियात करिएगा। और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इमन ज़ालिमीन कसरत से पढ़िएगा, फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दाऊद साहब, आपने बड़े कम वक्त में जो है अपने तमाम सितारों का बता दिया और ये भी बता दिया कि जो चांद ग्रहण है उसके क्या असरात रहने वाले हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसके साथ ही नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब प्रोग्राम में बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो ना सिर्फ एक फ़र्द की ज़िंदगी को मुतासर करता है बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, और वो है तालीम। पाकिस्तान समेत हम देख रहे हैं दुनिया भर में आज तालीम का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जा रहा है कि हर बच्चे को मयारी और मसावी तालीम फराहम की जाए। ये दिन हमें इस हकीकत से आगाह करता है कि दुनिया भर में तकरीबन 260 मिलियन बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जाते और ये एक संगीन मसला बन चुका है। पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और ये दुनिया के दूसरे नंबर पर आ चुका है, बड़े नंबर्स पर। और ये सूरत हाल हम सब के लिए एक तशवीश का बायस है, क्योंकि तालीम ही वो ताकत है जो इंसान की तकदीर बदलने का सामान फराहम करती है या जरिया होती है। पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अपने बजट का सिर्फ 2% तालीम पर खर्च करता है, जबकि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक 5 से 7% तक तालीम के लिए मुख्तस करते हैं। पाकिस्तान के स्कूलों में हम देखते हैं कि 47,000 असातिज़ा की कमी है, जबकि बहुत से स्कूलों में बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं। और आज हमें ये समझना है कि जब तक हम अपने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात नहीं लाएंगे, हमारी नस्लें आलमी मयार के मुताबिक तालीम हासिल नहीं कर पाएंगी। इस अहम मसले पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर सैयद आमिर जाफरी साहब। आमिर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपकी नज़दीक आप बताइएगा कि हमारे तालीमी निज़ाम में इस वक्त कौन सी कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं और उनको किस तरह से हल किया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज के इस अहम दिन में बुलाने का। जो आपने सवाल किया है ये तो एक बहुत बड़ी पूरी कॉन्फ्रेंस का जो है वो मौजू है कि इसमें इश्यूज़ क्या हैं और फिर इसकी रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा मसला है और जिसके ऊपर आपको याद है कि जब ये नई गवर्नमेंट आई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया था, और लेकिन उसके बाद फिर 2 साल गुजर गए तो नहीं मालूम कि वो इमरजेंसी जो है वो कहाँ मौजूद है इस वक्त। लेकिन ये है कि हकीकत बात ये है वो इमरजेंसी आईसीयू में चली गई इसके अंदर। तो लेकिन ये है कि जो सूरत हाल इस वक्त तालीम की पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल है, मैं समझता हूँ कि हकीकी मानों में वार बेसिस के ऊपर जो है हमें स्टेप्स के ऊपर जो है हमें काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त जो तालीम को 3 बड़े चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है। एक एक्सेस का चैलेंज दरपेश है, दूसरा क्वालिटी का चैलेंज दरपेश है और तीसरा गवर्नेंस का। और बाकी फिर सारी इसकी जो है आप कह सकते हैं कि शाखें हैं जिसको आप डिस्कस करते जाएंगे। तो लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जब तक पॉलिटिकल विल
इस हवाले से जो आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि हम तालीम पे 2% भी खर्च नहीं करते अपने टोटल जीडीपी का, तो ये जो जबकि ये 2% भी आप कह सकते हैं कि 80% हमारी तनख्वाहों में, टीचर्स की तनख्वाहों में चला जाता है। बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर, स्कूल्स की डेवलपमेंट के ऊपर बहुत कम पैसा जो है वो खर्च होता है। तो जब इतना कम पैसा हम 100 में सिर्फ 2 रुपए खर्च कर रहे हैं और 2 रुपए में भी जो है आपके 180 रुपए, 1 रुपया 80 पैसा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे चला जाता हो, तो 20 पैसा जो है बच्चों की तरबियत, बच्चों की जो है डेवलपमेंट के ऊपर खर्च होता हो, तो उससे क्या निकलेगा? आमिर साहब, ये तो बात हो गई ना कि पैसा कम खर्च होता है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 2 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं पाकिस्तान के जो स्कूल ही नहीं जाते हैं। ये रुकावट की वजह क्या है? हुकूमती सतह पर मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, समाजी मसाइल, ये मसला है क्या? ये एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपने कहा कि ये दूसरे नंबर पे, मैं आपसे कहना चाहूँगा ये पहले नंबर पे वर्ल्ड में कि पाकिस्तान में इस वक्त 2.5 से 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी तादाद है। आप कहें कि दुनिया में शायद 60 मुल्क ऐसे होंगे कि जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है। हमारे पास 2.5 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 6 से 16 साल की उम्र के हैं और वो स्कूलों से बाहर हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अच्छा, जितने अरसा ये बच्चे स्कूल से बाहर रहेंगे उतना इनका फासला जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इनको स्कूलों में लाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट होती है हमें जो है वो नज़र नहीं आ रही। इसके पीछे वजूहात बहुत ज़्यादा है। उसमें एक वजह गुर्बत है, एक तालीम का जो है मार्केटेबल ना होना है वो है उसके अंदर। उसके अलावा हमारी जो गवर्नमेंट है उसके रिसोर्स का कम होना इसके अंदर है, तालीम को तरजीह में ना रखना इसकी वजह, तो बहुत सारी वजूहात हैं। स्कूल आ भी जाएं तो फिर स्कूल में टीचर्स ही नहीं होते। मतलब एक टीचर जो है वो 2-2, 3-3 क्लासों का जो बोर्ड होता है, इतनी बड़ी तादाद को वो पढ़ा रहा होता है और उसमें पढ़ाना क्या है, बस वो किताब खोल के एक आधा सबक दे दिया बच्चों को, यही होता है। तो ये असातिज़ा की कमी का भी बड़ा मसला है। ये क्या असातिज़ा की एक तरफ कमी का भी मसला है, दूसरी तरफ जो असातिज़ा पब्लिक सेक्टर में मौजूद है, तकरीबन 10 लाख असातिज़ा हैं इस वक्त एजुकेशन सेक्टर के अंदर। अच्छा, वो मोटिवेटेड नहीं है, वो पढ़ा नहीं रहे, वो जा तो रहे हैं, वो तनख्वाही भी ले रहे हैं। ये प्राइवेट सेक्टर जो हमें बढ़ता और आगे बढ़ता नज़र आता है, उसकी वजह क्या है कि हमारे स्टेट के जो स्कूल्स हैं और तालीमी अदारे हैं, वो कॉलेजेस हैं या स्कूल हैं, यहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब बच्चे वहाँ नहीं जा रहे, वहाँ पर दाखिला नहीं ले रहे उसके अंदर। वजह क्या है? अगरचे वो उनके पास फैसिलिटी बनिस्बत प्राइवेट सेक्टर के बेहतर होती है, जगह ज़्यादा होती है, बिल्डिंग बनी हुई होती है, जबकि यहाँ तो कोठियों में स्कूल चल रहे होते हैं छोटी छोटी, लेकिन उसके बावजूद नहीं जा रहे इसलिए कि टीचर्स नहीं पढ़ा रहा। एक तरफ टीचर की कमी का भी मसला है, दूसरी तरफ टीचर की मोटिवेशन का भी मसला है, टीचर की कमिटमेंट का भी मसला है कि अगर बच्चा जा भी रहा है तो आप ये देखिए कितना बड़ा लॉस है कि एक बच्चा क्लास 1 से मैट्रिक तक स्कूल में बैठता है और वो लाखों और करोड़ों बच्चे हैं हमारे जो गांव देहातों में भी हैं और छोटे इलाकों में भी, लेकिन वो कुछ पढ़े बगैर, कुछ सीखे बगैर, यानी मैंने कहा ना एक क्वालिटी का इशू है, लर्निंग का एक क्राइसिस भी है कि जो बच्चे स्कूल जा, एक तो बाहर के बच्चे जो है वो एक इशू है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं क्या वो सीख रहे हैं, क्या वो पढ़ रहे हैं? कहा जाता है कि 30 में से 10 बच्चे सीखते हैं, बाकी 20 बच्चे नहीं सीख पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जो बच्चे जा रहे हैं क्या वो सीख रहे हैं, क्या उनको मैथ, रियाजी, अंग्रेजी दूर की बात है, क्या उर्दू का भी सवाल? तरबियत की क्लास होनी जरूरी है और हुकूमत तो बड़े दावे करती है, सेहत के हवाले से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं। और आपने बजट की बात की कि बजट मसला है, इन केस अगर बजट बढ़ा दे तो तब्दीली आ सकती है, कोई चेंजेस आ सकते हैं? देखिए, बजट तो बढ़ाना चाहिए हर सूरत में। तमाम गवर्नमेंट्स की, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ये बाकायदा उनके मैनिफेस्टो के अंदर है कि जी हम जब भी इक़्तिदार में आएंगे हम जो बजट जो है तालीम का 2 से 5% तक ले जाने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, लेकिन अमलन ये नहीं हो पा रहा, पिछली कई दिहाइयों से नहीं हो पा रहा। तो ये तो डिज़ायरेबल है, मिनिमम है कि ताकि हम अपनी वो जो मिसिंग फैसिलिटीज़ की आपने बात की कि कहीं पर लाइट नहीं है, कहीं वाशरूम नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं है, कहीं फर्नीचर नहीं है, कम से कम पहले ये चीज़ें आप मुहैया करेंगे तो टीचर पढ़ाएगा ना। उसके अंदर बाहर के मुल्कों के अंदर कहा जाता है कि जब तक ये फैसिलिटी नहीं दी जाएंगी तो टीचर से पूछा नहीं जाएगा कि आमिर साहब इस पर कमेंट कीजिएगा कि निसाब के हवाले से बड़ी डिबेट होती है, क्या रिफॉर्म्स करने की हमें ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ये बहस कुछ ज़्यादा है, निसाब से ज़्यादा अहम मामला हमारे सामने मौजूद है। मैं तो समझता ये हूँ कि निसाब को हमें अपग्रेड करना चाहिए। हमारा एक आप कह सकते हैं ज़रा दकियानूसी सा निसाब है, और अगर आप गौर करें कि कोविड के बाद पूरा का पूरा तालीमी सिनेरियो जो है वो बदल गया है इसके अंदर ना, तो इसलिए अब ज़रूरत ये है कि हमें ऑल टुगेदर अपने पूरे तालीमी निज़ाम को भी और निसाब जितना भी है उसको दोबारा से रिव्यू करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं समझता हूँ निसाब जो भी हो, ठीक है, पढ़ाने वाला कौन है उसके अंदर ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है उसका मोटिव क्या है और वो कितना मोटिवेटेड है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है इस वक्त के अंदर, जितनी भी हम डिबेट कर पाए कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं
जो करके हम अपने तालीमी निज़ाम में किसी हद तक बेहतरी ला सकते हैं। उस्ताज़ा को भी बेहतर होने की ज़रूरत है, मोटिवेट होने की ज़रूरत है। उस्ताद अच्छा होगा तो आगे स्टूडेंट्स भी अच्छे होंगे और हुकूमती सतह पर इस हवाले से इकदाम होने चाहिए, जैसे कि कहा कि तालीम में पता नहीं इस्लाहत होती है या नहीं, लेकिन एक कंपनी ने इस्लाहत की है वहाँ, वो बता दें। जी बिल्कुल, एक कंपनी ने बिल्कुल एक कंपनी ने इस्लाहत की है कि जी एप्पल की जो आईफोन 17 सीरीज है वो 9 सितंबर को मुतारिफ कराई जाएगी और नई एक वीडियो आई है जिसमें आईफोन 7 आईफोन 17 प्रो मैक्स का मुनफरिद कैमरा डिज़ाइन दिखाया गया है, जो पुराने स्क्वायर कैमरा की जगह गूगल पिक्सल फोन्स के पुल कैमरा बार जैसा होगा और ये फ़ोन जो है गुज़श्ता मॉडल्स के मुकाबले में थोड़ा मोटा नज़र आएगा और जिसकी वजह से पहली बार 5000 mAh बैटरी का इस्तेमाल होगा। बिल्कुल जी, बैटरी की तो अशद जरूरत महसूस की जाती थी। अब ये बैटरी की आज कराची और लाहौर दोनों तो जनाब सिर्फ यही नहीं बल्कि कीमतों में भी तब्दीली की तवक्को है, जहां आईफोन 17 प्रो की कीमत $100 का इजाफा होगा और 256 GB स्टोरेज मॉडल $1099 में दस्तयाब होगा, जबकि दीगर मॉडल्स की कीमतें तकरीबन गुज़श्ता साल के बराबर ही रहेंगी। तो आईफोन 17 एयर की कीमत तकरीबन $899 से शुरू होने का इम्कान है, जो एप्पल की फ्लैगशिप फोन्स में नए फीचर्स और स्टाइल के साथ मार्केट में एंट्री डाली। उज़ैर आपने बता तो दिया, अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। आप मोबाइल कब ले रहे हैं, क्योंकि आप थोड़े से एक्साइटेड होते हैं जब आईफोन की बात होती है। देखिए अब वो बहुत महंगे होते जा रहे हैं आईफोन जो है ना, फिर वो डॉलर की आप कीमत देखें, लेकिन कोई ना कोई लेकिन आप अमीर शख्स हैं, आप अमीर शख्स हैं, आप ले लें, आपके पास आई वॉच है मैं देख रही हूँ आप बड़े मालदार हैं। देखिए कोई जरूरत होती है, फिर गैजेट्स का शौक भी होता है ना, हमें आपके मोबाइल की जरूरत भी होती है, कैमरास बहुत अच्छे होते हैं तो हम इनका मोबाइल जो है वो बोरो करते हैं कि हमारी खिदमत खल्क भी करता है ना। जी अब हम पिक्चर्स ही लेने जा रहे हैं इनके मोबाइल से, तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।